इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का निशाना, कहा पीएम मोदी की निजी नीति बन गई विदेशी नीति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने हर संकट का किया सामना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन, एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। लखनऊ में निवेश मित्र 3.0 का हुआ शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, कहा पिछले 9 वर्षों में हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और किया सुदृढ़। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति अब पीएम मोदी की निजी नीति बन गई है, जिससे अब पीएम मोदी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीएम सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहते हैं। अब वह कभी भी भारत के हित के फैसले नहीं ले सकते। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. जी, अभी शुरुआत हुई है. एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग. आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते. उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे. आप देख लेना. दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने हर संकट का सामना किया है और हमारा प्रयास है कि देश में किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी ना हो. लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह के बयान दे रहे हैं वह राजनीतिक
अवसरवादिता का सबसे बड़ा घृणित उदाहरण है। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में राजनीति ना करें। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी चर्चा का विषय है? क्या कोई उन्हें गंभीरता से लेता है? मुझे लगता है कि 1952 के बाद इस देश में विपक्ष के सबसे गैर गंभीर नेता राहुल गांधी है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के सदस्य भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। मित्रों, मैंने राहुल जी और खरगे जी के बयान सुने और देखे, मन को बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे समय जब युद्ध की विभीषिका के कारण दुनिया पर संकट के बादल छाए हैं और हमारा देश भी उसके प्रभावों से अछूता नहीं है, तब जब प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में इसके पहले भी हर संकट को हमने पार किया है और हमारे प्रयत्न हैं कि देश में जनता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और नहीं होगी। लेकिन ऐसे समय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अभी तो संकट की शुरुआत है, आगे और भयानक होने वाला है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी ये राजनीतिक अवसरवाद का निकृष्टतम उदाहरण है। कैसे संकटों में भी आप क्षुद्र दलगत स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करोगे। इसके पहले भी उदाहरण हैं। जब कोई संकट आता है तो सारा देश, पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, मिलके काम करता है, एक हो जाता है। इसके पहले कहने को उदाहरण, तब जनसंघ हो या बाकी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय मुद्दों पर सब साथ आए। कुछ मुद्दे तो ऐसे होने चाहिए जिसमें हम राजनीति ना करें, आम सहमति बनाए। मैं राहुल जी और खड़गे जी से केवल यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर संकट पहले भी पार किया है और आगे भी पार करेंगे, लेकिन कम से कम इस समय ऐसी घटिया राजनीति ना करें। इससे उनको भी कोई फायदा नहीं है। उनकी भी छवि नकारात्मक बन रही है और कांग्रेस की छवि भी नकारात्मक बन रही है। राष्ट्र हित का जब सवाल हो तो वो आपदा में जो आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है, उनको कोई सीरियसली लेता है? आपने कभी उनको सीरियस देखा है? जब हंगामा करना होता है तभी तो संसद के अंदर घुसते हैं। रोज यहाँ आते हैं, केवल बैठकी जमा के, चौकड़ी जमा के चले जाते हैं। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट अनसीरियस यदि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश को कभी मिला 1952 के बाद, तो मुझे लगता है कि उसका नाम राहुल गांधी है। सर, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को जोक बताया, क्या है मोदी सरकार के नेतृत्व में जो फॉरेन पॉलिसी है वो? मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको कौन सीरियसली ले रहा है। उनकी पार्टी के लोग ही उनको सीरियसली नहीं लेते, हम क्या लेंगे उनको सीरियसली? और फिर वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे ऑल पार्टी मीटिंग में, सर वो कह रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि एक नहीं होता है, एक मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन एक शब्द है बिहार में, जैसे हमारे बच्चे भी बहुत बिगड़ जाते हैं ना, तो जैसे माँ भी उसको जोर से कहती है, लंपट एक शब्द है बिहारी। तो आप ये समझिए कि यदि हल्ला करना है, हंगामा करना है, तोड़फोड़ करना है, स्पीकर के चैम्बर में घुसना है, उनके ऊपर कोई कागज फेंकना है, पत्थर फेंकना है, तो राहुल गांधी जी आपको नजर आएंगे। घटिया बातें करना है, राहुल गांधी जी नजर आएंगे। और यदि कोई सीरियस बात करे, ऑल पार्टी मीटिंग है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उस बहस में कौन क्या बोल रहा है। कल जैसे ट्रांसजेंडर बिल पास,
तो रहना चाहिए था ना। यदि आप मिले लोगों से, यदि आपको लगता है कि हम मिलकर जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपको संसद में रहना चाहिए था ना। कल पास हो गया, 1 मिनट के लिए संसद के अंदर नहीं घुसे, इसको क्या कहेंगे। इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति के बारे में, अनसीरियस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता है। सर, पाकिस्तान जो है वो मीडिएट कर रहा है ईरान इजराइल के युद्ध, वो अलग चीज है। लेकिन आज जो मैंने ट्वीट किया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज मेरा 9वां दिन है जो मैंने एक शपथ ली हुई है कि 365 दिन मैं कांग्रेस के कारनामों का ट्वीट करूंगा। और वो देश को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 25 मार्च 1914 ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच में एक समझौता है। और वो समझौता ये कहा कि तिब्बत एक जमाने में बहुत ही बड़ा राज्य था। तिब्बत के राजा ने जो है चीन पर कब्जा करके उस परिवार में, राज परिवार में शादी की थी। नेपाल पे कब्जा करके नेपाल राज परिवार में शादी की थी। और तिब्बत एक बड़ा अंपायर था। तो 1846 में एक एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और नेपाल का, जिसमें कि 10,000 रुपया, आप समझिए कि प्रत्येक साल तिब्बत को खजाना देना था नेपाल को, वो ट्रीटी। और जम्मू कश्मीर के साथ तिब्बत का एक एग्रीमेंट हुआ था 1842 का। उन दोनों एग्रीमेंट के बाद मैकमोहन ने एक लाइन तय की थी। लेकिन नेहरू जी मई 1951 में 17 पॉइंट एक एजेंडा एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और चाइना के बीच, उसने उसको मान लिया। उसके मानने के कारण चीन का पार्ट जो है तिब्बत हो गया और चीन हमारा पड़ोसी हो गया। इससे भी उनका मन नहीं भरा। तो 29 अप्रैल 1954 एक एग्रीमेंट जो है उन्होंने चीन के साथ किया। और उसमें नेहरू जी ने ये खुली छूट दी कि चीन के जितने आदमी यहाँ आना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो बिना वीजा परमिट के वो जो है वो भारत में आएंगे, जहाँ बसना चाहते हैं वो बस जाएंगे। और तिब्बत जो है चीन का पार्ट हो गया। उसका नतीजा हुआ 1954 के उस एग्रीमेंट का नतीजा हुआ, आपको पता है कि आज भी 78,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारा चीन ने कब्जा कर लिया है। अक्साई चीन पे जब रोड बना रहा था चीन 1954-55 में, हमारे जब सैनिक कुछ पकड़ा गए तो आपको पता है कि 2 महीने तक नेहरू जी उस बात को छिपाते रहे पार्लियामेंट में कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और उन्होंने अपने स्पीच में पार्लियामेंट में कहा 1958 में, ये फैक्ट है कि 1955 से मुझे पता था कि अक्साई चीन में रोड बन रहा है, अक्साई चीन के कब्जे में चला गया है। लेकिन वो गोबी डिजर्ट की तरह है जिसमें कि रेगिस्तान, ऐसा रेगिस्तान है जिसमें न पानी है, न अन्न है, न जल है। वो आदमी के लायक नहीं था, इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो आज ये महत्वपूर्ण है और देश को जानने लायक है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलपीजी सिलेंडर मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और देश की जनता इसके परिणाम भुगत रही है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि उनकी 56 इंच की छाती है, उन्होंने ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली वाले और देश वाले। आज पूरे देश में एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कहां गए 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जी। आज क्यों आम लोग परेशान हो रहे हैं? यही दिल्ली विधानसभा है जहां पे बीजेपी ने वादा किया था कि होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे। कई बारी इसकी घोषणा भी कर दी। अब इनकी तरकीब समझ में आई फ्री सिलेंडर की। सिलेंडर को गायब ही कर दो कि सब कुछ ही फ्री हो जाए, कि कुछ पैसे देने ही नहीं पड़े, सिलेंडर मिलेगा ही नहीं तो सब कुछ ही फ्री हो गया। बीजेपी वालों को सरकार चलानी नहीं आती है, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो
जहां पे मोदी जी बिल्कुल फेल है, वो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं। चाहे दिल्ली में हो, जहां पर रेखा गुप्ता जी 1 लाख करोड़ के बजट से एक सीढ़ी नहीं दे पाई फायर डिपार्टमेंट को, और आज दिल्ली वाले बीजेपी से परेशान हैं, क्योंकि एक आम परिवार को क्या चाहिए? एक आम परिवार को बिजली चाहिए होती है जहां पावर कट हो रहे हैं, पानी चाहिए होता है जो गंदा आ रहा है, सड़कें चाहिए होती हैं जो टूटी हुई हैं, सेफ्टी चाहिए होती है जो पुलिस दे नहीं पा रही है, दवाई चाहिए होती है जो अस्पताल में मिल नहीं रही होती है, और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए जिसके लिए दिनों दिन लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल है, और इस फेलियर की वजह से ही वो हमारे विधायकों को विधानसभा में अंदर नहीं घुसने देना चाहती कि आम आदमी पार्टी के विधायक अंदर जाएंगे, आवाज उठाएंगे तो बीजेपी की पोल खुलेगी, लेकिन बीजेपी की पोल हम दिल्ली के सड़कों पे खोलते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में निवेश मेट्रो 3.0 का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और सुदृढ़ किया है। इसी का परिणाम है कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 21% तक पहुंच चुकी है। लेकिन वह कहीं भी कोई बैरियर न रहे, और इसलिए तीनों विभाग, डिप्टी सीएम हमारे वे स्वयं, जो हमारा जो इमर्जिंग सेक्टर है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संभावनाएं हो सकती थी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। बीच के कालखंड में किसान इससे पलायन किया था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, स्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%, यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है, और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचार वश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी, तो कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे। इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक,
उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने असम विधानसभा चुनाव 2026 पर कहा कि इस बार जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें हम अधिकांश में जीत रहे हैं। असम में हमारी एक तरफा जीत होगी और यही जनता का मूड है। इस समय जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, परिवर्तन चाहती है यहाँ। और जो 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं उसमें से हम अधिकांश सीट हम जीत रहे हैं। अधिकांश प्रदेश, चाहे केरल हो, पांडिचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो और आसाम ही क्यों ना हो, यहाँ आसाम में एक तरफा हमारी जीत होगी और जो जनता का मूड है वो यही दिखाई दे रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछली बार से भी कम सीटें लाएगी, तो क्या लगता है आपको कि इस बार क्या स्थिति होगी? हेमंत बिस्वा शर्मा जिस प्रकार से दौरा कर रहे हैं और दिन रात एक कर दिए हैं, यदि वो एक तरफा जीतने वाले हैं तो आराम करना चाहिए था। इतना दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं, इसी से संकेत जा रहा है। और उसके जो बयान आ रहे हैं वो देख लीजिए, जो तल्ख बयान दे रहे हैं उसका कारण ये है कि वो बता रहा है कि वो हार रहे हैं। आज जो स्थिति बन रही है, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से वादा करा दिया था कि हम यहाँ के अहोम, सुतिया, मरान, मोटाक, टी ट्राइब और कुश राजवंशी, इसको कास्ट का स्टेटस देंगे। 10 साल मिले इनको, 10 साल, लेकिन इन लोगों को ठगने का काम किया है। अब ये जनजाति, ये जो जातियां हैं जिनकी डिमांड है कि हमको कास्ट स्टेटस मिले, वो इनको वोट करने वाले नहीं है, क्योंकि 10 साल से ठग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये लगातार पूरे आसाम को अकेले हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बल्कि पूरा परिवार और खानदान जैसे निजी संपत्ति उस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। चाहे यहाँ की जमीन हो, चाहे यहाँ के खदान हो, चाहे कोयला हो, चाहे गोरू हो, चाहे सुपारी हो, चाहे बालू हो, सब का सिंडिकेट बना के लूटने का काम, पूरे आसाम को लूटने का काम ये कर रहे हैं। और ये नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये आसाम की जनता कर रही है। और ये भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है, इसे हटाना ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, 1250 रुपये दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं जैसे खैरात है, ऐसे दे रहे हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। उनके घर का पैसा नहीं है जिसको दे रहे हैं, और एहसान इस प्रकार से बताते हैं कि हम आपको दे रहे हैं 1250 रुपया। एहसान कर रहे हैं और एहसान के तहत उसको दबाव भी डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये धमकी चमकी और गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा। असम के खजाने का पैसा है और असम की जनता का हक है, महिलाओं का हक है। हमारे घोषणा पत्र में इससे बेहतर कार्यक्रम होंगे, लेकिन उनको अधिकार पूर्वक देंगे, खैरात की तरह नहीं। और ये धमका रहे हैं कि यदि तुम नहीं दोगे, हमारे कार्यक्रम में नहीं आओगे, तो ये काट दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा। लेकिन आज आसाम के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहाँ की जाति, यहाँ की माटी, और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ के जो लोक गायक है जुबिन गर्ग, जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग, ये जन जन में, युवाओं में, महिलाओं में, क्या बूढ़े क्या बच्चे, सब एक ही डिमांड है कि जुबिन गर्ग को न्याय दिलाना है। ये भावना आसाम की जनता के मन में घर कर चुका है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री रहते कभी जुबिन गर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, ये आसाम की जनता जान चुकी है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जुबिन गर्ग को न्याय मिलेगा, कांग्रेस सरकार में न्याय मिलेगा। यहाँ की जाति, यहाँ की माटी, इसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। लड़ाई असम की है, ये लड़ाई कांग्रेस की है और असली कांग्रेस की है। ये लड़ाई असली और नकली कांग्रेस के बीच में है। असली कांग्रेस का नेतृत्व गौरव गोगोई कर रहे हैं
और नकली कांग्रेस का नेतृत्व हिमंता विश्व शर्मा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। कर्नाटक के धारवाड़ में एक स्विमिंग पूल पर दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। एक गुट ने डंडों से हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन दोनों का इलाज KIMS अस्पताल में चल रहा है। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर धारवाड़ ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।